चलिए आज इस पर गहराई से बात करते हैं। हमारे पास आज एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स है, एक यूट्यूब वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट जिसका टाइटल है फीमेल साइकोलॉजी एक्सप्लेन्ड। और ये उन सारी धारणाओं को, मतलब उन सारी बातों को चुनौती देता है जो हमें बचपन से रोमांस और आकर्षण के बारे में सिखाई गई हैं, खासकर हमारी फिल्मों में। तो आज की जो हमारी चर्चा है वो एक तरह से उस अच्छे लड़के की कहानी है जो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि उसके सारे सही इरादों के बावजूद ये आकर्षण का गेम ये काम क्यों नहीं कर रहा। सोर्स इसी सवाल से शुरू होता है ना, कि क्यों अक्सर नाइस गाइज पीछे रह जाते हैं जबकि वो लोग जो शायद उतना भाव भी नहीं देते वो ज्यादा आकर्षक लगते हैं। तो हम सोर्स के जरिए उसके सफर को देखेंगे और समझेंगे कि ये नजरिया प्यार और आकर्षण को कैसे देखता है। बिल्कुल। और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि ये पूरी चर्चा लॉजिक से ज्यादा एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी यानी विकासवादी मनोविज्ञान और हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन पर आधारित है। सोर्स का दावा है कि आकर्षण प्यार से नहीं बल्कि शक्ति, उपस्थिति और जिसे वो मैस्कुलिन एनर्जी कहता है उससे पैदा होता है। तो आज हम मैस्कुलिन फ्रेम, हाइपरगेमी और इमोशनल रोलर कोस्टर जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है, और देखेंगे कि ये नजरिया आकर्षण को कैसे परिभाषित करता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़े झूठ से जिसकी बात सोर्स करता है। सोर्स का दावा है कि हमें बचपन से एक झूठ बेचा गया है। बॉलीवुड फिल्में जैसे राजा हिंदुस्तानी देख देख कर हम बड़े हुए हैं, जहां हीरो बस अपना सच्चा प्यार साबित करता है, इज्जत देता है और लड़की अपने आप उसकी तरफ खींची चली आती है। और ये सोच इसी विचार को सिरे से खारिज करता है। इस नजरिए के मुताबिक आकर्षण प्यार के बाद नहीं, प्यार से पहले आता है। ये एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है, एक जैविक प्रतिक्रिया। ये कोई सोची समझी चॉइस नहीं है, ये बस हो जाता है। और ये दयालुता या सम्मान पर नहीं बल्कि आत्मविश्वास, शक्ति और एक खास तरह की ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है जिसे सिर्फ अवचेतन रूप से महसूस किया जा सकता है। प्यार एक कनेक्शन है जो बाद में बनता है, लेकिन आकर्षण की चिंगारी की वजह वो कुछ और ही है। तो यहीं पर तो वो विरोधाभास आता है जो मुझे हमेशा कंफ्यूज करता है। जब किसी लड़की से पूछा जाता है कि उसे कैसा पार्टनर चाहिए तो वो हमेशा कहेगी कि उसे एक देखभाल करने वाला, वफादार, अच्छा लड़का पसंद है। लेकिन असल में वो शायद किसी ऐसे इंसान की तरफ खिंच जाती है जो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, थोड़ा चैलेंजिंग है। तो क्या वो झूठ बोल रही है? सोर्स के हिसाब से नहीं, वो झूठ नहीं बोल रही। ये बस उसके दिमाग के दो हिस्सों की लड़ाई है। एक है उसका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जो लॉजिक से सोचता है। वो एक स्थिर, भरोसेमंद साथी चाहता है जो एक अच्छा पति और पिता बन सके। लेकिन दूसरा हिस्सा है उसका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो लॉजिक नहीं समझता। वो इमोशनल एडवेंचर और आप कह सकते हैं उत्तेजना ढूंढता है। वो शब्दों पर नहीं बल्कि एनर्जी, बॉडी लैंग्वेज और व्यवहार पर प्रतिक्रिया करता है। अच्छे लड़के अक्सर एक फ्लैट इमोशनल जोन में रहते हैं। वो हमेशा उपलब्ध हैं, हमेशा सहमत हैं। ये सुरक्षित तो है, पर सोर्स के मुताबिक ये बोरिंग भी हो सकता है। अच्छा, तो चेतन मन को सिक्योरिटी चाहिए और अवचेतन मन को एक्साइटमेंट, और आकर्षण का जो स्विच है वो अवचेतन मन के पास है। ये तो पूरी गेम ही बदल देता है। तो फिर इस अवचेतन मन को आकर्षित करने के लिए सोर्स क्या रास्ता बताता है? यहीं पर मैस्कुलिन फ्रेम का कॉन्सेप्ट आता है, और ये इस पूरी फिलॉसफी का सबसे जरूरी हिस्सा है। सोर्स इसे किसी व्यक्ति की अपनी एक मजबूत दुनिया के तौर पर समझाता है, उसके अपने नियम, अपने मूल्य, अपना मिशन। इसे ऐसे समझें कि वो अपनी जिंदगी की फिल्म का डायरेक्टर है, कोई साइड एक्टर नहीं जो दूसरों के हिसाब से चले। वो जानता है कि उसे क्या चाहिए और वो उसी रास्ते पर चल रहा है। अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखना। पर इसका आकर्षण से क्या लेना देना? सोर्स का तर्क है कि आकर्षण हमेशा विपरीत ध्रुवों, ऑपोजिट पोल्स के बीच पैदा होता है। मर्दाना ऊर्जा, मैस्कुलिन एनर्जी को वो दिशा, उद्देश्य और मजबूती से जोड़ता है, जबकि स्त्रैण ऊर्जा, फेमिनिन एनर्जी को वो प्रवाह, भावना और पोषण से। जब कोई पुरुष किसी लड़की को अपनी दुनिया का केंद्र बना लेता है, अपने लक्ष्य भूल जाता है, अपने दोस्तों को छोड़ देता है और अपना पूरा फ्रेम उसके लिए तोड़ देता है, तो वो अपनी मर्दाना ऊर्जा खो देता है। अब दोनों एक ही पोल पर आ गए। और जब ध्रुवीकरण पोलैरिटी खत्म होती है तो सोर्स के मुताबिक आकर्षण भी खत्म हो जाता है। वाह, ये तो बहुत गहरा है। आकर्षण बनाए रखने के लिए अपनी पहचान और अपने उद्देश्य को बनाए रखना जरूरी है। बिल्कुल।
सोर्स में एक लाइन है जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। आई लव यू से ज्यादा पावरफुल है आई डोंट नीड यू बट आई चूज यू। मतलब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है लेकिन मैं तुम्हें चुनता हूं। ये जरूरत और चाहत का फर्क है। जरूरत एक कमजोर स्थिति से आती है जबकि चुनाव एक शक्तिशाली स्थिति से। और शायद इसी फ्रेमवर्क के बाद से एक और मानसिकता जुड़ी है जिसकी चर्चा सोर्स में है, तुम ही प्राइज हो। ये सुनने में थोड़ा अहंकारी लग सकता है। हाँ, लग सकता है, लेकिन सोर्स इसे अहंकार से नहीं बल्कि आत्मसम्मान से जोड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को दूसरों से बेहतर समझें। इसका मतलब है ये मानना कि आप किसी रिश्ते में कुछ लेने नहीं जा रहे, बल्कि आप खुद एक वैल्यू हैं, आप रिश्ते में कुछ अच्छा जोड़ रहे हैं। जब आप खुद को प्राइज समझते हैं तो आप किसी के पीछे भागते नहीं, आप दूसरों को अपनी दुनिया में आने का मौका देते हैं। तो मतलब ये सारे आइडिया, मैस्कुलिन फ्रेम, तुम ही प्राइज हो, अबंडेंस माइंडसेट, ये सब एक ही जड़ से जुड़े हैं। वो ये कि आकर्षण इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप दूसरे को कितना पसंद करते हैं, बल्कि इस पर कि आप खुद को कितना महत्व देते हैं। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सीधे तौर पर अभाव बनाम प्रचुरता, मतलब स्केर्सिटी वर्सेस अबंडेंस की मानसिकता से जुड़ता है। अभाव की मानसिकता ये कहती है कि अगर ये चली गई तो कोई और नहीं मिलेगी, और ये सोच इंसान को जरूरतमंद, चिपचिपा और असुरक्षित बना देती है। जबकि प्रचुरता की मानसिकता ये है कि दुनिया में बहुत सारे अद्भुत लोग हैं और अगर एक रिश्ता काम नहीं करता तो कोई बात नहीं। ये मानसिकता स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास पैदा करती है जो अपने आप में बहुत आकर्षक है। ठीक है, तो ये तो हो गई मानसिकता की बात जी। लेकिन क्या सोर्स कुछ प्रैक्टिकल चीजों के बारे में भी बात करता है? जी। मतलब बातचीत में, व्यवहार में ऐसा क्या किया जाए जिससे ये मानसिकता दिखे? हाँ बिल्कुल, सोर्स कुछ व्यवहारिक उपकरणों की भी बात करता है जिसमें से एक है इमोशनल रोलर कोस्टर। इसका मतलब है कि बातचीत को एक सीधी बोरिंग लाइन की तरह चलाने के बजाय उसमें भावनाओं का उतार चढ़ाव पैदा करना। इमोशनल रोलर कोस्टर, ये सुनने में थोड़ा मतलब ये मैनिपुलेटिव नहीं लग रहा? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। सोर्स चेतावनी देता है कि इसका मतलब टॉक्सिक बनना या किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अपने व्यक्तित्व के अलग अलग पहलुओं को खुलकर दिखाना। मतलब एक सीधी सपाट बातचीत की जगह जहां बस पूछा जाए और बताओ दिन कैसा था। ये सोर्स कहता है कि बातचीत में थोड़ा मजाक हो, थोड़ी छेड़छाड़ हो और फिर कोई गहरा सवाल भी होना चाहिए। जैसे किसी से मजाक में कहना तुम्हारी म्यूजिक चॉइस बहुत अजीब है, और फिर तुरंत पूछना लेकिन सच बताओ ऐसा कौन सा गाना है जो तुम्हें हमेशा हिम्मत देता है। इससे सामने वाला बस जानकारी नहीं बल्कि अलग अलग इमोशंस भी महसूस करता है। मजा, जिज्ञासा, गहराई, ये बातचीत को यादगार बनाता है। अच्छा, तो ये हेरफेर नहीं बल्कि अपनी पर्सनालिटी को पूरी तरह से एक्सप्रेस करना है। समझ गया। अच्छा, तो अगर कोई अपने फ्रेम में इतना मजबूत है और अपनी कीमत जानता है तो जाहिर है कि उसे परखा भी जाएगा। शायद यहीं पर सोर्स का वो शिट टेस्ट वाला आइडिया फिट होता है ना? बिल्कुल सही कनेक्शन बनाया आपने। सोर्स के मुताबिक शिट टेस्ट्स वो छोटे छोटे पल होते हैं जब लड़कियां अवचेतन रूप से पुरुषों के आत्मविश्वास और उनके फ्रेम की मजबूती को परखती हैं। ये सचेत रूप से नहीं किया जाता, ये एक तरह का अनकहा डांस है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? ये टेस्ट असल में दिखते कैसे हैं? जरूर। मान लीजिए कोई कहता है तुम हमेशा यही शर्ट पहनते हो। ये एक क्लासिक टेस्ट है। अब एक कमजोर फ्रेम वाला व्यक्ति डिफेंसिव हो जाएगा। वो कहेगा नहीं तो मेरे पास और भी बहुत सारी शर्ट्स हैं, तुम देखना चाहती हो। ये हुआ टेस्ट फेल करना। लेकिन एक मजबूत फ्रेम वाला व्यक्ति इसे गंभीरता से नहीं लेगा। वो शायद हंसकर कहेगा हाँ ये मेरी लकी शर्ट है, इसे पहनकर ही अच्छे लोगों से मिलता हूँ। या वो मजाक में कह सकता है क्या करूँ, मेरे फैंस को इस शर्ट बहुत पसंद है। उसने ना तो बहस की ना ही सफाई दी, उसने बस खेल को समझा और मजेदार तरीके से जवाब दिया। सोर्स का मानना है कि इन टेस्ट्स को पास करना दिखाता है कि वो व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्थिर है और छोटे मोटे उकसावों से घबराता नहीं। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो ये टेस्ट असल में एक फिल्टर की तरह है और सोर्स कहता है कि ये असल में रुचि का एक अच्छा संकेत है। हाँ, वीडियो का तर्क यही है कि अगर कोई आपको टेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो आप में रुचि रखता है। अगर वो कोई टेस्ट नहीं कर रहे तो शायद वो आपको एक दोस्त की तरह या गंभीरता से नहीं ले रही है। ये टेस्ट एक तरह का सवाल है, क्या तुम सच में उतनी ही आत्मविश्वासी हो जितना दिखते हो?
तो इन सब का क्या मतलब है? ये फ्रेम, ये टेस्ट, ये रोलर कोस्टर, ये सब सुनने में बहुत सारी तकनीकों जैसा लगता है। क्या ये बस कुछ ट्रिक्स सीखकर किसी को इम्प्रेस करने के बारे में? शुरुआत में ऐसा लग सकता है, लेकिन सोर्स का अंतिम संदेश इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सब सिर्फ तकनीक के बारे में नहीं है, बल्कि एक पूर्ण परिवर्तन, एक होलिस्टिक सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में है। सोर्स शारीरिक आकर्षण पर भी उतना ही जोर देता है, और इसका मतलब सिर्फ अच्छा दिखना नहीं है, बल्कि फिटनेस, साफ सफाई, ड्रेसिंग सेंस और बॉडी लैंग्वेज पर काम करना है। ये सब मिलकर आपकी उपस्थिति को प्रभावशाली बनाते हैं और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। और अगर हम इसे और बड़ी तस्वीर से जोड़े हैं तो सोर्स एक और कॉन्सेप्ट की बात करता है जो थोड़ा विवादास्पद हो सकता है, हाइपरगैमी। हाँ, और सोर्स इसे बहुत साफ तौर पर समझाता है। सोर्स के मुताबिक हाइपरगैमी एक जैविक प्रवृत्ति है, खासकर महिलाओं में, कि वे स्वाभाविक रूप से अपने से बेहतर या अपने बराबर के साथी की तलाश करती हैं, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या भावनात्मक रूप से हो। अब सोर्स इसे किसी भी तरह से नकारात्मक रूप में नहीं देखता है, बल्कि वो इसे पुरुषों के लिए खुद को लगातार बेहतर बनाने की एक शक्तिशाली प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत करता है। ये प्रकृति का एक फिल्टर है जो पुरुषों को अपने सबसे अच्छे संस्करण बनने के लिए प्रेरित करता है। तो ये एक तरह से पुरुषों को कंप्लेसेंट होने से रोकता है। हाँ, उन्हें हमेशा खुद पर काम करते रहना होगा। बिल्कुल, और इसमें सोशल स्टेटस और वैल्यू क्रिएशन भी शामिल है। सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि असली स्टेटस महंगी घड़ियों या कारों से नहीं आता, वो आता है आपके चरित्र से, आपकी अखंडता मतलब इंटेग्रिटी से, और दूसरों के जीवन में वैल्यू जोड़ने की आपकी क्षमता से। अगर कोई अपने काम में माहिर है, अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेता है और अपने आसपास के लोगों की मदद करता है, तो उसका सामाजिक मूल्य और सम्मान अपने आप बढ़ जाता है। सोर्स के मुताबिक पैसा या शोहरत नहीं, बल्कि सम्मान ही स्टेटस की असली करेंसी है। और इस सब में इमोशनल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है? ये शायद सबसे जरूरी पहलू है, अपने और दूसरों के इमोशंस को समझना और उन्हें संभालना। रिसोर्स के मुताबिक महिलाएं स्वाभाविक रूप से उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि वे उनके साथ सुरक्षित और समझा हुआ महसूस करती हैं। एक ऐसा साथी जो उनके मूड को पढ़ सके, जो बिना कहे उनकी भावनाओं को समझ सके, वो एक बहुत गहरा भावनात्मक संबंध बना सकता है। ये सिर्फ शारीरिक आकर्षण से कहीं ज्यादा टिकाऊ और मजबूत होता है। तो इस सोर्स में बताई गई जो यात्रा है वो पुरानी धारणाओं को चुनौती देने से शुरू होती है और आखिरकार खुद को बेहतर बनाने पर खत्म होती है। इसका अंतिम लक्ष्य केवल किसी को आकर्षित करना नहीं है, बल्कि खुद का एक ऐसा संस्करण बनना है जो स्वाभाविक रूप से सही लोगों और अवसरों को अपनी ओर खींचे। ये किसी और के लिए बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद के लिए बेहतर बनने के बारे में। संक्षेप में ये सोर्स आकर्षण को विकासवादी मनोविज्ञान और मर्दाना आत्मविकास के एक खास फ्रेमवर्क के जरिए देखता है। ये बाहरी सत्यापन मतलब एक्सटर्नल वैलिडेशन से आंतरिक आत्ममूल्य इंटरनल सेल्फ वर्थ तक की यात्रा है। ये दिखाता है कि कैसे फिटनेस, कम्युनिकेशन स्किल्स, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और एक उद्देश्य से भरा जीवन मिलकर एक ऐसा चुंबकीय व्यक्तित्व बनाते हैं जो इस वीडियो के अनुसार आकर्षण की असली नींव है। यह श्रोताओं के लिए एक विचार है। अगर आकर्षण वास्तव में कथित मूल्य और शक्ति के प्रति एक अवचेतन प्रतिक्रिया है, जैसा कि ये सोर्स बताता है, तो ये इस बारे में क्या बताता है कि हमारा समाज पारंपरिक रूप से रोमांस और साझेदारी की अवधारणाओं को कैसे सिखाता है? और क्या ये दृष्टिकोण सिर्फ रोमांटिक रिश्तों तक ही सीमित है, या फिर ये नेतृत्व, व्यापार और व्यक्तिगत प्रभाव जैसे दूसरे क्षेत्रों में भी लागू हो सकता है?